मंगोलिया के सोने विस्तार में फैला विशाल रेगिस्तान पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। इसी निर्जन इलाके के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी महीनों से डेरा डाले हुए थी। उनका मिशन था धरती के नीचे छिपे तेल के भंडार को ढूंढना, पर महीनों की मेहनत के बाद उन्हें कड़वी सच्चाई समझ आ गई। उनकी जानकारी गलत थी। जिस स्थान को खजाने की तरह चिन्हित किया गया था, वहां एक बूंद तेल भी मौजूद नहीं था। निराश टीम ने वापस लौटने का फैसला किया और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक आर्गो फ्लाइट भेजी गई। विमान का कमान संभाल रहा था अनुभवी पायलट फ्रैंक और उसके साथ उसका को पायलट था। सभी मजदूर और इंजीनियर्स अपनी थकान और सामान उठाए विमान में चढ़ते गए। कुछ ही क्षणों बाद विमान आसमान की ओर उड़ा है। मंजिल थी बीजिंग, जहां ये सभी वापसी का सुकून ढूंढ रहे थे। लेकिन उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही आसमान का रंग बदलने लगा है। तेज हवाएं रेगिस्तान की रेत को आसमान में उछाल देती हैं और एक दानवी तूफान रास्ता रोक खड़ा होता है। को पायलट तुरंत चेतावनी देता है, हमें तुरंत नीचे उतर जाना चाहिए, ये तूफान खतरनाक है। लेकिन फ्रैंक अनुभवी होते हुए भी जोखिम ले लेता है। उसका मानना था कि वे इसे पार कर लेंगे। फैसला भारी पड़ गया। तूफान ने विमान को झंझोड़ दिया, रेडियो सिग्नल टूटने लगे और स्थिति काबू से बाहर होने लगी। अचानक एक जोरदार झटका लगा। विमान का एक इंजन फेल हो चुका था। अब फ्रैंक के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने इमरजेंसी लैंडिंग का निर्णय लिया, लेकिन धूल और अंधड़ की वजह से सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब विमान नीचे उतरने ही वाला था तो उसका पिछला हिस्सा एक छिपी हुई चट्टान से टकराता है। उस टक्कर में पीछे का दरवाजा खुल जाता है और उसमें बैठा एक मजदूर नीचे गिरकर मौत के मुंह में चला जाता है। विमान रेत में सैकड़ों मीटर घिसटा हुआ रुकता है। अंदर अफरा तफरी मची होती है। 2 और लोग मारे जा चुके होते हैं और जब सब होश में आते हैं उन्हें एहसास होता है कि वो दुनिया के सबसे वीरान इलाके में फंस चुके हैं। सबसे पहले खाने पीने का सामान देखा जाता है, मात्र 1 महीने का राशन। ऐसे में एक आदमी दावा करता है कि वो पैदल निकलकर सभ्यता तक पहुंच सकता है क्योंकि उसे हाइकिंग का अनुभव है। पर बाकी उसे समझाते हैं ये जुलाई का महीना है, जहाँ की गर्मी जान ले सकती है और रास्ता ना जानते हुए तुम सिर्फ भटकते रहोगे। बहुत समझाने पर वो भी रुक जाता है, लेकिन रात गहराते ही एक और मुसीबत आ जाती है। तूफान और तेज हो जाता है। उसी दौरान एक व्यक्ति जॉन डेविस बाहर जाता है और तेज हवाओं में रास्ता खो देता है। जब अगली सुबह सूरज निकलता है, लोग देखते हैं कि जॉन गायब है। उसे खोजने की हर कोशिश बेकार जाती है। एक महिला सहकर्मी पायलट फ्रैंक के पास आती है और पूछती है, क्या कोई हमारे लिए आएगा या हम हमेशा के लिए खो गए हैं? फ्रैंक की थकी हुई आंखें साफ बता देती हैं, उन्हें खुद भरोसा नहीं है। हम रास्ते से बहुत दूर आ चुके हैं। अगर कोई ढूंढने भी आए तो शायद हमें कभी ना मिले। इस जवाब के साथ सबकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। वो समझ जाते हैं कि अब उनकी जिंदगी सिर्फ उन्हीं की हिम्मत पर टिकी है। जॉन के लापता होने के बाद माहौल और भारी हो गया था। लोग जानते थे कि अगर कोई तेज तूफान में दिशा खो दे तो रेगिस्तान उसे निगल जाता है। ऐसे में 2 मजदूरों ने फैसला किया कि वो यहाँ से पैदल निकलेंगे। किसी भी दिशा में चलना यहाँ बैठे मरने से बेहतर था। जब वे अपने साथ पानी भरने लगते हैं, पायलट फ्रैंक कड़ाई से रोक देता है। ये पानी सबका है, कोई इसे अपने साथ नहीं ले जाएगा। पतली उम्मीदों, गुस्से और डर से भरी बहस छिड़ जाती है। धक्कामुक्की होती है और झगड़े के दौरान उनकी कीमती पानी की बोतलें रेत में गिरकर खाली हो जाती हैं। सबका डर और बढ़ जाता है। इस रेगिस्तान में पानी ही जान है और उनकी जान उनकी उंगलियों से फिसल चुकी थी। इसी निराशा के बीच एक शांत स्वभाव वाला लेकिन तेज दिमाग का आदमी बोलता है, एलियट। वो कहता है, मेरे पास एक प्लान है, ऐसा जिससे हम सब बच सकें। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ जाती हैं। एलियट बताता है कि वो कई दिनों से टूटे हुए विमान को ध्यान से देख रहा था। वो कहता है, अगर हम इसके हिस्सों को जोड़ें तो हम यहाँ एक नया छोटा विमान बना सकते हैं, इतना हल्का कि यहाँ से उड़ सके। वो पहले एरो डिजाइन कंपनियों में काम कर चुका था। उसकी बातें सुनकर लोगों में एक बार फिर उम्मीद की लौ जल उठी है। लेकिन फ्रैंक उसके प्लान को गैर यथार्थवादी मानता है। ये पागलपन है, यहाँ एक नया जहाज नहीं बन सका। वो नाराज होकर कहता है, लेकिन भला निराश लोग किसकी सुनते? वे चाहते थे कि कम से कम कोशिश तो हो। ठीक उसी समय वो आदमी जो कल बहस के बाद गुस्से में अकेला निकल गया था, अभी भी वापस नहीं लौटा था। एक महिला साथी उसके पीछे जाने लगी है, पर फ्रैंक उसे रोकर खुद उसे ढूंढने निकल जाता है। फ्रैंक उस स्थान तक पहुंचता है जहां उनका विमान चट्टान से टकराया था। वहां उसे चौंकाने वाला दृश्य मिलता है। वो मजदूर जो विमान से गिरा था, उसकी लाश वहीं पड़ी थी, लेकिन लाश पर कपड़े नहीं थे। आसपास राइफल की गोलियों के खाली खोल भी बिखरे थे। किसी और के होने का संकेत साफ नजर आ रहा था। उसी इलाके में फ्रैंक को वो मजदूर भी मिल जाता है जो गुस्से में यहाँ से निकल गया था। वो कांपती आवाज में बताता है कि वो यहाँ अपनी घड़ी लेने आया था, वही घड़ी जो गिरकर मरे हुए साथी ने उससे उधार ली थी, पर घड़ी गायब है। इसका मतलब एक ही था, इस वीरान रेगिस्तान में वे अकेले नहीं है, कोई और भी इन पर नजर रखे हुए। फ्रैंक इस रहस्यमयी खतरे को समझते हुए वापस कैंप की ओर लौटा है। अब वो समझ चुका था कि हालात बहुत गंभीर हैं और शायद एलियट का आइडिया ही उनकी एकमात्र उम्मीद हो। वो पहली बार मान लेता है कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे, प्लेन बनाएंगे। इसके बाद सब साथ आकर काम शुरू कर देते हैं। दिन में तपिश इतनी भयानक होती थी कि रेत में पैर रखते ही चमड़ी जलने लगे, इसलिए वे रात में काम करते और सुबह होने से पहले काम खत्म कर देते। लेकिन तभी एक बड़ा हादसा होने वाला था। वो तेल का ड्रम जो आग जलाने और इंजन स्टार्ट करने के लिए उनका इकलौता सहारा था, वेल्डिंग की चिंगारियों से फट पड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ।
खुशकिस्मती से कोई मरा नहीं, लेकिन लगभग सारा तेल बर्बाद हो गया। अब उनके पास बस उतना ही ईंधन बचा था कि अगर सब कुछ बिल्कुल सही हुआ तो शायद वे एक बार उड़ान भर सके। एक गलती और उनका खेल खत्म। तेल के धमाके के बाद माहौल और भी भारी हो गया था। फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। अब उन्होंने तय किया कि वे दिन की खतरनाक गर्मी में भी काम करेंगे, क्योंकि समय उनके हाथ से निकलता जा रहा था। सूरज की आग जैसी किरणें जब रे पर गिरती थी तो ऐसा लगता था मानो धरती खुद जल रही हो। पर इन लोगों के पास अब ठहरने की भी गुंजाइश नहीं थी। प्लेन के ढांचे का सबसे मुश्किल हिस्सा था विंग को सही जगह पर लगाना। इनके पास सिर्फ एक मौका था। विंग अगर गिर गया, टूट गया या गलत जगह लगा तो पूरा प्लान खत्म हो जाता, क्योंकि उनके पास दूसरा विंग बनाने के लिए उपकरण या धातु नहीं बची थी। एलियट की निगरानी में वे भारी विंग को ऊंचाई पर चढ़ाते हैं। वो लोहे की मोटी चेन से बंधा हुआ होता है और धीरे धीरे नीचे उतारा जा रहा था। सभी की सांसें अटकी हुई थी, लेकिन तभी अचानक वो चेन कड़क आवाज के साथ टूट जाती है। विंग तेजी से नीचे गिरने लगता है और सब घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। विंग सीधा आगे की तरफ घिसटते हुए प्लेन से टकराता है। सबका दिल धड़कर गले में आ जाता है। उन्हें लगता है कि पूरा जहाज टूट गया होगा, लेकिन अचानक जहाज के अंदर से वो साथी बाहर दौड़कर आता है जो अंदर काम कर रहा था। चेहरे पर रेत लगी थी और उसकी आंखें चमक रही थी। वो चिल्लाता है, मैंने कर दिया, विंग बिल्कुल जगह पर लॉक हो गया है। चमत्कार जैसा दृश्य था। गिरते हुए विंग का वजन इतनी सही दिशा में गया कि वो ठीक उसी जगह फिट हो गया जहां उसे लगना चाहिए था। सब खुशी से चिल्ला उठते हैं। महीनों से टूटा हुआ जहाज अब एक नए आकार में सामने खड़ा था, उम्मीद की तरह। अब उनके पास प्लेन का पूरा ढांचा तैयार था। लोगों में पहली बार ऐसा लगा कि जिंदगी शायद सच में एक और मौका देने वाली है। उन्होंने रात को जश्न मनाया, रेत हटाई और एक अस्थायी रनवे बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि प्लेन को टेक ऑफ के लिए सीधी साफ सतह चाहिए थी। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से बदलती कहाँ है। काम के बीच अचानक आकाश में तेज गर्जना हुई। एक खतरनाक इलेक्ट्रिक स्टॉर्म बन रहा था। हवा में बिजली की चमकें दौड़ने लगी और तेज हवाएं रेत के टीलों को उड़ा रही थी। विंग में पेट्रोल भरा था, इसलिए सब उसे छोड़कर दूर भाग गए, लेकिन एलियट वहीं खड़ा रहा। वो जानता था कि अगर विंग को नुकसान पहुंचा तो महीनों की मेहनत खत्म हो जाएगी। जब एक घातक बिजली की लपट सीधा विंग की तरफ बढ़ रही थी, फ्रैंक ने तेजी से छलांग लगाई और एलियट को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। उसी पल वो बिजली पास की रेत पर गिरती है और एक गहरा गड्ढा बना देती है। अगर फ्रैंक एक पल भी देर करता तो एलियट जिंदा नहीं बचता और बिना एलियट के कोई दूसरा प्लेन नहीं बना सकता था। तूफान शांत होने के बाद सभी लोग जहाज के चारों तरफ खड़े होते हैं। वो सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि उस पल उनका विश्वास बन चुका था। वे उसका नाम रखते हैं फीनिक्स, वो पौराणिक पक्षी जो राख से दोबारा जन्म लेता है। ठीक वैसे ही जैसे ये लोग मरुस्थल से नई जिंदगी लेना चाहते थे, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उनका पानी तेजी से खत्म हो रहा था और एक नई डरावनी समस्या उनकी ओर बढ़ रही थी। फीनिक्स का स्ट्रक्चर लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन पानी की कमी अब हर मिनट जान खा रही थी। इसी बीच एक रात दूर क्षितिज पर हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है, जैसे किसी छोटे कैंप में जलते हुए दिए। दूरबीन से देखने पर पता चलता है कि वहाँ टेंट लगे हैं और कुछ लोग आराम कर रहे हैं। इलियट लंच समझ जाता है, ये लोग सामान्य यात्री नहीं, ये हथियारों का अवैध कारोबार करने वाले स्मगलर्स हैं। इनके पास हिंसा और धोखे के अलावा कुछ नहीं होता। फ्रैंक सोच में पड़ जाता है, चाहे जो भी हो, हमारे पास पानी लगभग खत्म है। मदद मांगने के अलावा रास्ता नहीं बचा। इलियट उसे रोकता है। उनसे पानी मांगना मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन कुछ साथी फ्रैंक के साथ जाने पर अड़ जाते हैं। आखिरकार फ्रैंक और एक और आदमी हथियार लेकर टीलों के पीछे से चुपचाप आगे बढ़ते हैं। वे नजरों से बचने के लिए एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर माहौल को देखते हैं। जब वे पानी मांगने की हिम्मत करते हैं, स्मगलर्स में से एक बिना चेतावनी दिए उनकी टीम के एक सदस्य पर गोली चला देता है। ची की आवाज रेगिस्तान की खामोशी में गूंजती है। फ्रैंक और उसका साथी तुरंत पलटवार करते हैं। कुछ स्मगलर्स गिर जाते हैं, लेकिन एक घायल स्मगलर दौड़ते दौड़ते अंधेरे में गायब हो जाता है। फ्रैंक के पास मौका होता है उसे खत्म करने का, लेकिन वो ट्रिगर दबाने से खुद को रोक लेता है। मैं हथियारा नहीं बनूंगा, वो धीमी आवाज में कहता है। दृश्य शांत होने पर जेम्स मृत स्मगलरों की चीजें खंगालता है। अचानक उसकी नजर एक घड़ी पर जाती है, वही घड़ी जो उस साथी की थी जो विमान से गिरकर मर गया था। इससे साफ हो जाता है कि ये वही लोग हैं जो पहले भी यहाँ किसी लोभ में आए थे। घायल स्मगलर को वे प्लेन के पास लेकर लौटे हैं। कुछ लोग जोर देते हैं कि उसे मार दो, कभी भी उन पर हमला करा सकता है। फ्रैंक फिर से रोकता है, हम राक्षस नहीं बनेंगे। लेकिन ठीक उसी समय इलियट आगे आता है और बिना किसी झिझके उस स्मगलर को गोली मार देता है। सन्नाटा फैल जाता है। फ्रैंक गुस्से में बिभर पड़ता है। इलियट भी भड़कर कहता है, हम यहाँ तुम्हारी वजह से फंसे, गलत फैसला तुम्हारा था। तुम पायलट थे, नेता थे, और तुम्हारी जिद ने सबको मौत के मुंह में डाल दिया। बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर पहुंच जाती है। फ्रैंक एक जोरदार मुक्का मारता है और इलियट जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और चोटिल अहंकार साफ झलकता है। इलियट उठता है और कहता है, बस अब मैं काम नहीं करूंगा। मेरी वजह से ये प्लेन बन रहा है। मैं अकेला 10 लोगों का काम करता हूँ और तुम सब सिर्फ उम्मीद पर जिंदा हो। सबके चेहरों पर चिंता फैल जाती है। केली उसके पास जाती है और शांत स्वर में कहती है, हम सबकी जान तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बिना ये काम अधूरा है। कृपया वापस आ जाओ। इलियट हट पकड़े रहता है। अगर मैं वापस काम करूं तो हर एक इंसान मुझसे खुद आकर रिक्वेस्ट करेगा। थोड़ी देर बाद पूरा समूह, यहाँ तक कि फ्रैंक भी उसके सामने खड़ा होता है। फ्रैंक कहता है, तुम्हें यहाँ असली कप्तान हो, इस मिशन को पूरा करो। एलियट अंततः मान जाता है और टीम एक बार फिर मिलकर फीनिक्स को पूरा करने में लग जाती है। लेकिन उसी समय दूर पहाड़ी के पीछे से एक डरावनी खबर आती है।
वही घायल स्मगलर जो पहले भाग गया था अब अपनी पूरी टीम के साथ वापस लौट आया है। लेकिन इस बार वे सीधे हमला नहीं करते क्योंकि वे जानते थे ये थके हुए लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। अब टीम को समझ आ चुका था अगर फीनिक्स आज पूरा ना हुआ के वापसी की तो कल वे जिंदा नहीं बचेंगे। बचेंगे। भय की एक नई लहर दौड़ा दी थी। उन्हें अब साफ समझ आ चुका था कि समय उनके खिलाफ था, इसलिए टीम और भी तेजी से काम करने लगी। हर कोई अपने हिस्से का काम पूरी ताकत से पूरा कर रहा था क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेन नहीं था, ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। अंत में फीनिक्स का ढांचा पूरा हो गया। जब वो नेविगेशन पैनल के पास बैठे, फ्रैंक को एक पुरानी मैगजीन मिली। उसमें छोटे छोटे खिलौना विमानों की तस्वीरें थी, वही मॉडल जिन्हें देखकर एलियट ने इस प्लेन की डिजाइन बनाई थी। ये देखकर सब स्तब्ध रह गए। तो तुमने जिंदगी में कभी असली जहाज नहीं बनाया? अयान गुस्से में गरजता है। एलियट शांत खड़ा रहता है। मैंने कभी बड़ा प्लेन नहीं बनाया, लेकिन छोटे मॉडल्स में बैलेंस और एरोडायनामिक्स सबसे मुश्किल होते हैं। अगर ये उड़ सकता है तो वहीं से उम्मीद शुरू होती है। लेकिन अयान को ये तर्क नहीं भाता। वो गुस्से में बंदूक निकालकर एलियट के सिर पर तान देता है। हमारी जिंदगियां तुम्हारे प्रयोग पर नहीं चलेंगी, ये प्लेन उड़ नहीं पाएगा। फ्रैंक तुरंत आगे बढ़कर अयान को रोक लेता है। रुको, अगर ये प्लेन नहीं उड़ा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उसका दिमाग ही हमारी आखिरी ताकत है। इसी बहस के बीच अचानक रेगिस्तान में एक भयानक हवा उठी है। तूफान की लहरें तेजी से उठने लगी हैं और तेज हवाओं के साथ इतनी जोर की धक्का लहर आती है कि फीनिक्स का हल्का ढांचा खुद ब खुद हवा में थोड़ा थोड़ा उठने लगता है। सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। जो प्लेन अभी तक शक के घेर में था वो बिना इंजन चालू किए हवा में हल्का उड़ने लगा। ये साबित करने के लिए ये नजारा काफी था कि डिजाइन सचमुच काम कर सकता है। आखिरकार पहली बार सभी के चेहरों पर सच्ची उम्मीद दिखाई दी। लेकिन तूफान इतना ताकतवर था कि कुछ ही मिनटों में पूरा फीनिक्स रेत में दफन हो गया। पूरा ढांचा मोटी परतों के नीचे छिप गया। सब फिर से निराशा में डूब जाते हैं। पर फ्रैंक आगे बढ़कर धूल भरी मशीन को देखते हुए कहता है, हमने इसे अपनी जान लगाकर बनाया है और हम ही इसे यहाँ से उड़ाकर ले जाएंगे, चाहे रेत कितनी भी गहरी क्यों ना हो। उसकी बात में वो दृढ़ता थी जिसकी टीम को तलाश थी। सब लोग मिलकर रेत हटाने लगे हैं। वे घंटों तक खींचते, धक्का देते और जहाज को साफ करते रहते हैं। जब फीनिक्स पूरी तरह बाहर आता है तो टीम उसे धीरे धीरे उस जगह तक खींच ले जाती है जहाँ रेत कम और जमीन कड़ी है। एक छोटा लेकिन यूजेबल रनवे। सूरज डूब रहा था। रेत पर लंबी परछाइयां फैल रही थी। समय आ चुका था। फ्रैंक पायलट सीट पर बैठता है। बाकी सब लोग प्लेन की पतली बॉडी के ऊपर लैंडिंग गियर के पास और विंग्स पर मजबूती से लटक जाते हैं क्योंकि जहाज के अंदर किसी के बैठने की जगह ही नहीं थी। फ्रैंक इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। एक बार कुछ नहीं, दूसरी बार फिर असफल, तीसरी बार इंजन एक भारी गर्जना के साथ जीवंत होता है। आवाज मीलों दूर तक फैल जाती है और वही आवाज स्मगलरों को सुनाई देती है। वे घोड़ों पर सवार होकर हथियारों के साथ फीनिक्स की ओर तेजी से बढ़ते हैं। प्लेन रनवे पर दौड़ता है। पीछे से गोलियों की बौछार होती है, रेत उड़ती है और सब लोग अपनी सांस रोक लेते हैं। रनवे खत्म होने वाला होता है। स्मगलरों को लगता है कि अब ये बच नहीं सकेंगे, लेकिन ठीक उसी क्षण फीनिक्स जमीन छोड़ देता है। एक सुंदर कर्व में ऊपर उठता है। पीछे से गोलियां चलती रहती हैं लेकिन कोई घायल नहीं होता। रेगिस्तान नीचे छूटता जाता है। हवा में उड़ते ही उनकी महीनों की मेहनत सच हो जाती है। वे मौत की घाटी को पीछे छोड़ चुके थे। कई दिनों बाद मैगजीन में तस्वीर छपी है एलियट की। कैप्शन में लिखा होता है, नासा की नई उम्मीद। और इस तरह वे लोग एक ऐसी जगह से जिंदा बाहर निकले जहां से बचकर निकलना लगभग असंभव माना जाता है।